हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का लेक्चर चल रहा था। बर्डन ऑफ प्रूफ में फर्स्ट लेक्चर 101 से 105 तक पढ़ा दिया गया था। आज 106 कोशिश करता हूँ 114A तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लिया जाए ये कहाँ तक दिया हुआ है, इसको कहाँ तक BNS में कहाँ दिया हुआ है और इंडियन एविडेंस 1872 में कहाँ तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA, ये दोनों साथ में नोट कर लेना। तो ये जो 106 से 114A है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में है और BSA में कहाँ से दिया गया 106 को 109 से 120 तक दिया हुआ है। तो इसको याद कर लेना। वैसे टोटल कहाँ से दिया हुआ है, टोटल जो दिया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ 104 से लेके नए वाले में, देखो अब एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक। पुराने वाले में 101 से लेके 114A तक दिया था, ये पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर था। और अब कहाँ पे दिया हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ 104 से 120 का। तो जो आज पढ़ाना 106 से 114A पढ़ाना, 109 से 120 तक पढ़ाना, जो आज पढ़ाना वो मैं ये बता दिया। और टोटल कहाँ से 101 से लेकर 114A इंडियन एविडेंस 1872 और BSA 2023 में 104 से 120 तक। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्या कहता है 106 विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो जिसको स्पेशल नॉलेज हो, अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, जब कोई व्यक्ति विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होगा। यानी कि जो इस विशेष नॉलेज रखता है उसी व्यक्ति पर उसको साबित करने का भार होगा कि मैं ये नॉलेज रखता हूँ, इस मामले में मुझे स्पेशली नॉलेज है, इस बारे में मुझे विशेषता ज्ञात है, तो उसी को साबित करना पड़ेगा। तो ये है। अब एक देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। 106 का सैद्धांतिक आधार क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता। देखो इसका आधार क्या है, ये नोट कर लेना, सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता मतलब जानकार। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ साक्षी होता है, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यही इसका सैद्धांतिक आधार है। सैद्धांतिक आधार क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होता है वही सर्वश्रेष्ठ साक्षी होता है। ये कहाँ दिया गया 106 में बताया गया, यही इसका सैद्धांतिक आधार है। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होता है वही सर्वश्रेष्ठ साक्षी होता है, याद कर लेना। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता मतलब जिसको सबसे अच्छा नॉलेज है उस विषय के बारे में, वही तो सबसे अच्छा साक्ष्य दे पाएगा। ये कौन बताता है, 106 बताता है, ये दिमाग में रख लेना। और इसमें एक मैगजीन पूछता है, लैटिन सूक्त पूछता है दूसरा, वो लैटिन सूक्त भी याद कर लेना। तो लैटिन सूक्ति क्या है, रेस इप्सा IPSA इप्सा लोक्यूटर LOQUITUR लोक्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, रेस इप्सा लोक्यूटर का क्या होता है, घटना स्वयं बोलती है। इसका मतलब हो गया घटना स्वयं बोलती। ये सब नोट कर लेना जो बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। घटना स्वयं बोलती है, इसका मतलब हो गया। ठीक है, रेस इप्सा लिक्यूटर ये हो गया। और ये किस केस में इसको डिसाइड किया गया था, ये भी नोट कर लेना, स्कॉट वर्सेस लंदन
कैथरीन 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 डॉक्स, ये कब का केस है? 1965 का केस है, ये नोट कर लेना। इसी में बताया गया रेस इप्सा लिक्विटर, इसी केस में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो आई होप आपको इतनी तीन पहली चीज़ें क्या है जो सैद्धांतिक आधार याद कर लेना, सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ साक्षी होता। फिर मैगजीन याद कर देना, लेस इप्सा लिक्विटर, घटना स्वयं बोलती है, किसका? स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी, ये 1965 का केस है। एक चीज़ और याद कर लेना, जो 106 है ये अपवाद किसका है? 101 का अपवाद है। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं बदलता, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ बदल जाता है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाता है? जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो उसके ऊपर बर्डन प्रूफ हो जाएगा, ना कि जो मुकदमा लाता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाए। 101 कहता है जो मुकदमा लाता है उसके ऊपर, लेकिन अगर कोई विशेषता ज्ञात तथ्य दे रहा है कोर्ट में तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? 101 का अपवाद कहते हैं। अब आओ इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इतनी चीज़ें नोट कर ली होगी, अब इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का इस आशय से भिन्न किसी आशय से कार्य करता है जिससे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और उसका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन उसके इंटेंशन से क्या होता, उस कार्य के स्वरूप और परिस्थितियां प्रकट होती, तो उसको साबित करना पड़ेगा, सर कि मैं इस आशय से काम नहीं किया था, मैंने इस आशय से कार्य किया था, क्योंकि उसकी परिस्थितियां और उसके स्वरूप क्या कहते हैं, वो दूसरे चीज को इंगित करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें दूसरा, खा पर रेल के बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, तो यह साबित करने का भार कि उसके पास है टिकट था उस पर होगा। तो आप यात्री हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? टीटी के ऊपर नहीं होगा, यात्री के ऊपर होगा। ये कहाँ से बताता है? 106। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 106 का एक्सप्लेनेशन भी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्या है कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात नहीं है। तो इसमें एक चीज़ छूट गया था, तो 106 पढ़े थे, इसको बीएसए के किसके साथ पढ़ना? 10 इसको रेड विथ 109 किसके? बीएसए के साथ, 109 के साथ। अब नेक्स्ट आ जाओ, 107 किसके साथ पढ़ना है? रेड विथ बीएसए की धारा 110 के साथ, इसको 110 के साथ पढ़ना है। क्या है? क्या कहता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया। प्रश्न यह है, और यह दिखाया, क्या दिखाया गया कोर्ट में? अब यहीं से इंपॉर्टेंट है, वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था। कोर्ट में क्या कहा गया? वो 30 वर्ष के भीतर जीवित था। तो यही जीवन की उपधारणा, जीवित रहने की उपधारणा यहीं से पता कि वह व्यक्ति जीवित है। तब क्या साबित? तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया उस व्यक्ति पर जो यह प्रतिज्ञात करता है। तब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाएगा? जो न्यायालय में यह दर्शित करना चाहता है कि वह व्यक्ति मर गया है। अगर यह न्यायालय को दिखा दिया गया कि वह व्यक्ति 30 वर्ष के अंदर जीवित था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जो न्यायालय को या न्यायालय में यह साबित करना चाहता है कि वह व्यक्ति मर गया। अब उसे साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर गया। ये कहाँ से बताता है? 107 क्या कहता है? जीवित रहने की उपधारणा बताता। और 107 में कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसमें 30 वर्ष वाला इंपॉर्टेंट रख लेना बस, और इसमें क्या करना है? जीवित होने की उपधारणा, 107 में जीवित होने की उपधारणा, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाओ,
108 जो पढ़ोगे, 108 जो पढ़ोगे आप 1011 के साथ पढ़ोगे, BS से 111 के साथ BS से, ठीक है, BSA के साथ पढ़ोगे। ये कहता है 108, यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया, जिसके बारे में क्या कहता है, 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया। परंतु अब ये 107 का परंतु का पढ़ो, वहाँ से जोड़ो। परंतु जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया, यह साबित किया गया कि उसके बारे में 7 वर्ष से, अब यहीं से दोनों 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, इसी को कहते हैं सिविल डेथ। यहीं से पकड़ो, इसे क्या कहते हैं, यहीं से जाहिर होता है, इसे कहते हैं सिविल डेथ, ठीक है, यहीं से पकड़ो, इसे कहते हैं सिविल डेथ। कुछ 7 वर्ष से कुछ नहीं माना तो उसे न्यायालय क्या मानता है, कानून क्या मान लेता है, मृत मान लेता है, इसी वजह से उसे कहते हैं सिविल डेथ। जिन्होंने उसके बारे में यह जीवित होता स्वाभाविकता सुना था, तब यह साबित करने का साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। अब 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना किया गया तो न्यायालय मानेगा कि वह मर गया। अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा, जो यह कहता है कि वह जीवित है। तो मृत्यु की उपधारणा कहाँ हो जाएगी, 108 में। 108 में कितना है, 7 ईयर है, और जो 107 में पढ़े थे वहाँ 30 ईयर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ना है, जो पढ़ना वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या क्या पढ़ना, 7 वर्ष वाला हो गया, इसमें एक पढ़ना है मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली का केस। ये खूब इम्पॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है। बंदे अली का केस, ये 1911 का केस है। कब का है, 1911। इसमें बताया गया 107 या 108 में मृत होने की विधि के संबंध में उपधारणा है। देखो इसमें मृत्यु 107 और 108 में क्या, मृत्यु या जीवित होने की उपधारणा करता है, उपधारणा करता है, उपधारणा, ना कि मृत्यु या जीवित होने की तिथि की उपधारणा करता है। मृत्यु या जीवित होने की तिथि की उपधारणा नहीं करता है, ये पकड़ लेना, नहीं करता है, ठीक है। जीवित होने की उपधारणा नहीं, ये तिथि के बारे में, डेट के बारे में नहीं बताता कि कब मरा था, कब से वो जिंदा, इसके बारे में नहीं बताता। वो केवल एक मृत्यु की उपधारणा, मृत्यु के किसी विशेष तिथि की बात नहीं करता, केवल वह सिद्ध करता है कि वह मर गया या जिंदा है, बस इतनी चीजों को सिद्ध करता है, बाकी कुछ नहीं। बंदे अली में क्या है, बंदे अली में उपधारणा की जाती है, मृत्यु के तिथि के बारे में कोई वो बताया नहीं जाता। ये कहाँ बताया गया, बंदे अली, ये याद कर लेना। और एक चीज क्या कहते हैं, और इसमें 108 मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाओ 109 पे, अरे सॉरी, अब आ जाओ 109 पे। 109 पे क्या कहता है, रिलेशनशिप के बारे में, किसके किसके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है वो मैं दिखाता हूँ। पहले रिलेशनशिप 3 लोगों के बारे में है, किसके किसके बारे में बात करता है। सबसे पहले क्या बात करता है, पार्टनर टू भागीदार, पार्टनर टू पार्टनर, लैंडलॉर्ड वर्सेस टीनेंट, ये 3 ऐसे नोट कर लेना। और ये क्या, प्रिंसिपल और एजेंट, यानी कि अभिकर्ता और मालिक। तो इसमें कौन से 3 रिलेशन को, ये शुरू करने के धारा शुरू करने से पहले मैं रिलेशन रटा दे रहा हूँ, कैसे क्या परिकल्पना करती है वो चीज़। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें किस चीज़ की परिकल्पना, इसमें क्या है, अनावरत के सिद्धांत पे आधारित है। 109 किस पे, अनावरत के सिद्धांत पे आधारित है, लगातार चलने वाला, अनावरत मतलब लगातार चलने वाला के सिद्धांत पर ये आधारित है। इतनी चीज़ें 109 में हो गई। और 109 में पढ़ने से पहले कुछ पढ़ना है, बस इसमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। अब देखो, अब एक चीज़ इसमें और पढ़ना है, ये क्या, विधि के संबंधों के की सततता के पक्ष में होता है। विधि क्या होता है, विधि संबंधों की सततता
के पक्ष में होता है, विधि सततता के पक्ष में होता है। तो 109 हो गया। अब आप आ जाओ, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है 109? 109 कहता है भागीदार, पार्टनर टू पार्टनर, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट, मकान मालिक, प्रिंसिपल और एजेंट के मामले में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार है। प्रश्न क्या है? क्या कोई भागीदार है, भूस्वामी है और अभिधारी है, मालिक है या अभिकर्ता है, और यह दिखा कर दिया गया है या दर्शित कर दिया गया है कि वे क्या दिखा दिया गया न्यायालय में, इस रूप में कार्य कर रहे हैं। भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं, भूस्वामी या अभिधारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, मालिक और अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये न्यायालय में दर्शित कर दिया गया, दिखा दिया गया। अब दिखा दिया न्यायालय में, तब क्या होगा वो देखा जाए। तब यह साबित करने का भार, अब भार देखो किस पे चला जाएगा, क्रमशः इन संबंधों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं, जो कहता है कि हम भागीदार या भूस्वामी या अभिधारी, मालिक या अभिकर्ता के संबंध में नहीं हैं, और उनका अब स्थिति क्या हो सका है, परिवर्तित हो गया है, अब वो इस अवस्था में नहीं है। तो उस व्यक्ति पर होगा जो यह प्रतिज्ञात करता, जो यह करता कहता है कि अब मैं उस अवस्था में नहीं रह गया हूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? जो कहता कि मैं भागीदारों की अवस्था में नहीं हूं, भूस्वामी मकान मालिक या भूस्वामी या मकान मालिक के रूप में नहीं हूं, या मालिक या अभिकर्ता के अब संबंध में हम नहीं हैं। अब आ जाओ 109 भी हो गया। 109 में अनवरत का सिद्धांत याद कर लेना, खूब पूछता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाओ 109 को बीएसए के साथ बता दिया था ना। 109 बीएसए के साथ किसके साथ पढ़ना है? 112 के साथ पढ़ना, ये याद कर लेना। इसको 112 बीएसए के साथ पढ़ना, ठीक है। अब आ जाओ 110 पे। 110 क्या कहता है? रुक जाओ, 110 क्या कहता है? 110 को सबसे पहले पढ़ोगे आप 113 के बारे में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट धारा है, इसको पढ़ने से पहले बहुत सी चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो पहले इसको किसके साथ पढ़ोगे? 113 के साथ। जो बीएसए है वो किसके साथ? 113 के साथ। अब देखो ये क्या कहता है, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, मतलब ओनर कौन होगा उसमें सबूत का भार किसके ऊपर। जब प्रश्न, अब प्रश्न क्या है न्यायालय, क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दिखाया गया है। अब बताया गया कि ये व्यक्ति इस जमीन पर काबिज है, ये न्यायालय को बता दिया गया। तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और न्यायालय में दिखा दिया गया ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है, ठीक है, न्यायालय में इतनी चीज़ें दिखा दी गई। तो अब जो ये कहता है कि हाँ इसने कब्जा तो किया लेकिन ये कब्जा कैसा? अवैध है और ये इस प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं है। तो न्यायालय में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो ये कहता है कि वो इस संपत्ति का जो कब्जाधारी है वो इस संपत्ति का स्वामी नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा। किस व्यक्ति पर? जो कब्जाधीन नहीं है, उसे साबित करना होगा कि यह व्यक्ति कब्जाधारी जो है वो गलत तरीके से कब्जाधारी बना हुआ है, ठीक है, उसको साबित करना होगा। अब इसमें देखो लैटिन सूक्ति भी है, कई लैटिन सूक्ति है, उसको मैं बताए दे रहा हूँ। एक लैटिन सूक्ति है POTIR, पोटियार, EST ईस्ट, कंडीशियो CON कन, DITIO, कंडीशियो पोसीडेंट, POSSEDENTS, पोसीडेंट। POTIR, पोटियोर, ईस्ट कंडीशो पोसीडेंट, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? कब्जा। ये सब याद कर लेना, खूब पूछता है। कब्जा, स्वामित्व का
प्रथम दृष्टया क्या है? प्रमाण है। ये मैगजीन याद कर लेना, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको हटा देता हूँ, लिख लिए होगे तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, जब न्यायालय, अब देखो ये इसको पढ़ो क्या है। अब न्यायालय के सामने क्या प्रश्न है कि दिखाया गया कब्जाधारी, क्या दर्शाया गया है, कब्जाधीन संपत्ति का स्वामी है। कोई दिखाता है कि मैं इस संपत्ति का स्वामी हूँ, कब्जाधारी, तो अब उसको आपको साबित करना होगा कि वह वह कब्जाधारी उस संपत्ति का स्वामी नहीं है। ऐसा क्यों बनाया गया है? आपके मन में आ रहा होगा यार ऐसा क्यों, वो कब्जाधारी है, वो कब्जाधारी है, संपत्ति पे कब्जा किए और बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं है, चला जाता है दूसरे के ऊपर चला जाता है, वो अब साबित करे कि वो कब्जाधारी नहीं है। तो इससे क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, ये क्या विरुद्ध बेदखली के विरुद्ध जो कब्जा विषयक उपचार है, ये उपचार प्रदान करता है। ये क्या करता है? उपचार प्रदान करता है। किस चीज़ का? ये सबसे पहले 110 का क्या काम है? कब्जे का संरक्षक करता है, कब्जे का संरक्षण करता है। क्यों? अब अगर ऐसा हो तो कोई भी आप जिस घर में रह रहे हो उसके ऊपर मुकदमा लाए कि सर ये गलत तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपको होगा, आप चलिए कोर्ट में दौड़िए कि सर ये मकान मेरा ही है। तो इसलिए इसे क्या किया गया है? कब्जे को संरक्षण दिया गया। और क्या किया गया? और ये क्यों बनाया गया? ये लोक शांति के लिए आवश्यक है, लोक शांति के लिए। अगर ऐसा होगा तो लोग, अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग में शांति नहीं रहेगी, एक दूसरे के ऊपर मनमुटाव ये हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करेंगे, समाज में अस्थिरता फैल जाएगी। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये धारा बनाई गई है। किसका? कब्जे का संरक्षण करता है, लोक शांति बनाता है, सामाजिक स्थिरता रखता है, सामाजिक स्थिरता लगता है। और नंबर 4 एक ये भी चीज़ रहता, जो अवैध बेदखली किए गए हैं, अवैध बेदखली, अवैध जो बेदखली का शिकार व्यक्ति हैं, शिकार व्यक्ति है, शिकार व्यक्ति अपना कब्जा पा सकता है, कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है, कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है, ठीक है, पुनः प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो अब इसको अतः इसी को ही कहते हैं, क्या कहता है? कब्जे के 10 में से 9 अंक होते हैं। यदि कब्जे का सम्मान नहीं किया जाता तो भारी अराजकता, अगर कब्जे का सम्मान नहीं, अगर ये धारा कब्जे का सम्मान नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी? अराजकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अराजकता आ जाएगी। और क्या आ जाएगी? अव्यवस्था आ जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। और क्या हो जाएगी? अशांति फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इस वजह से इसे कब्जे को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है 111। 111 क्या कहता है कि ये 111 को किसके साथ पढ़ोगे आप? 114 के साथ। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 114 के साथ पढ़ोगे 111 को। उन समव्यवहारों बीएसए में, उन समव्यवहारों मतलब ट्रांजैक्शन, लेन देन में सद्भाव का साबित कि गुड फेथ में वो लेन देन किया जाना, जिसमें एक पक्ष का संबंध क्या हो? सक्रिय विश्वास पे आधारित हो। एक व्यक्ति का संबंध क्या हो? कि वो सक्रिय विश्वास पे आधारित हो। तो अब क्या करोगे? जहाँ की उन पक्षकारों के बीच, उन पक्षकारों मतलब 2 पक्षकारों के बीच जो समव्यवहार, जो लेन देन हो रहा, सद्भाव के बारे में, किसके बारे में? गुड फेथ में हुआ है कि नहीं? गुड फेथ के बारे में। जहाँ किसके बारे में है? सद्भाव यानी कि गुड फेथ के बारे में।
प्रश्न क्या है? सद्भाव के बारे में, जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहाँ उस व्यवहार को, उस लेन देन के सद्भाव को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। अब देखो इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ लो, और इसमें कुछ नहीं है 111 में, और कुछ नहीं, इसका इलिस्ट्रेशन सक्रिय विश्वास की स्थिति में कौन है। जैसे इसमें क्या कहता है? काक्षीकार द्वारा अटार्नी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव काक्षी द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटार्नी पे, क्योंकि सक्रिय विश्वास कौन दिलाता है? अटार्नी दिलाता है। गुरु चेला में कौन दिलाता है? गुरु को साबित करना होगा। तो ये चीज याद कर लेना। प्रिंसिपल और एजेंट में कौन साबित करेगा? प्रिंसिपल साबित करेगा। ये चीजें याद कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या इलिस्ट्रेशन कहता है। देखो इसमें क्या कहता है कि पुत्र द्वारा जो हाल ही में वयस्क हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार किस पे है? पिता पे है। सद्भाव को साबित करने का भार किस पे है? पिता पे है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया होगा आपका। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 111A है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ये खूब पूछता है। 111A क्या है? 111A 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 कुछ अपराध। तो ये 111A पहले देख लो कहाँ गया? 115 में गया है। ये सॉरी BSA में 115 में गया है। कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा, जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें उपद्रव को दबाने के लिए लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के संबंध के लिए उपबंध करने वाले तस्मय प्रवृत्त अधिनियमित अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया, या किसी ऐसे क्षेत्र जिसमें 1 मास के अधिक की अवधि के लिए लोक शांति का व्यापक विघ्न रहा हो। अब क्या कहता है? देखो पढ़ लो। किए जाने का अभियुक्त है और यह दर्शित दिखाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति क्षेत्र में किसी स्थान पर समय पर तथा ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का क्या सौंपा गया? भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा, आक्रमण करने मतलब सशस्त्र बल पर आक्रमण करने के लिए, उसका प्रतिरोध मतलब सशस्त्र बल का प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से आग्नेयायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल प्रदर्शित नहीं किया जाता है या उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। अब उपधारणा 2 क्या कहता है? ये पढ़ लो। कौन कौन से अपराध हैं वो सब। उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं। भारतीय दंड संहिता 121, 122 से 121, 122, 123 के अधीन कोई अपराध, आपराधिक षड्यंत्र या भारतीय दंड संहिता की धारा 122 से 123 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण करना। तो अब इसमें देखो सीधी सीधी बात, इसमें 2 चीज़ याद कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो नोट कर लो पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ी धारा है। तो इसमें पहला एक चीज़ नोट करो, ये 14 जुलाई 1984 से लागू है, ये नोट कर लेना। पहला एक पॉइंट ये हो गया 14 जुलाई 1984 से लागू। अब इसमें क्या किया जाता है ये पढ़ लो। इसमें क्या कहता है? ये केवल क्रिमिनल मामलों में, देखो अब हम जो जो चीज़ लिखते जा रहे हैं, नंबर 1 ये क्रिमिनल मामलों में लागू है, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है? जो डिस्टर्ब एरिया है, जो डिस्टर्ब एरिया है वो कितने 1 माह से 1 मंथ के लिए 1 मंथ से घोषित है, घोषित किया गया है, ठीक है।
डिस्टर्ब एरिया वन मंथ से घोषित किया गया। तो इसमें कोई व्यक्ति आयुध के साथ या वेपन के साथ पाया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति उस एरिया को डिस्टर्ब करना, उस व्यक्ति ने उस एरिया को डिस्टर्ब किया है, यही मानेगा, यही न्यायालय उपधारणा 111 का यही एक सार है। बस इतनी चीज़ें दिमाग में रखो। डिस्टर्ब एरिया क्या है कि जो क्या बोलते हैं 1 माह के अंदर उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया हो, ठीक है, और उस डिस्टर्ब एरिया में कोई व्यक्ति वेपन या आयुध के साथ पाया जाता तो ये न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने उस एरिया को डिस्टर्ब किया है। ठीक है, आप आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये हो गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे 112 आ जाओ। अब 112 को किसके साथ पढ़ोगे? 116 के साथ पढ़ोगे। बीएसए में 116 के साथ पढ़ोगे। 116 क्या कहता है? देखो 116 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब पूछता है। 116 112 यानी कि पुराने में 112, नए में 116। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। देखो अब सबसे पहले इसमें क्या कहता है, पहले ये इसका पूरा वो पढ़ लो। वेयर एक्ट क्या कहता है? विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मज्ञ का निश्चायक सबूत है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के कायम रहते हुआ है या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि वह यह दर्शित नहीं किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधारण किया जा सकता था। तो इसमें देखो पढ़ो क्या क्या चीज़ें कहता है। 112 किस चीज़ का? देखो इसमें देखो 2 चीज़ मैं बताऊंगा। मातृत्व जो होता है, पहले ये याद कर लो, ये किसका है? तथ्य है, ये फैक्ट है। इसमें कोई मातृत्व कोई नहीं बदल सकता, ये तो फैक्ट है। मातृत्व क्यों नहीं? पितृत्व का अनुमान लगाया जाता है, इसमें पितृत्व का अवधारण किया जाता है। किसका अनुमान लगाया जाता है? अवधारणा की जाती है। अनुमान मतलब अवधारणा। पितृत्व की अवधारणा, माता तो वही होगी जिसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, वो उसकी माता होगी, उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन पिता बदल सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि किसे पिता माना जाएगा, किसे पिता माना जाएगा, क्या क्या कंडीशन होगी। नंबर 1 पहले कंडीशन क्या होगी कि किसे उसे वैध पिता माना जाएगा। सबसे पहले वो जो वैध पितृत्व के पक्ष में क्या निश्चय पर करवा कि वैध विवाह के दौरान जन्मी संतान हो। नंबर पहला क्या होना चाहिए? देखो नंबर पहला क्या होना चाहिए? देखो इसमें दिया माता पुरुष के विधिमान्य विवाह। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? विधिमान्य विवाह होना चाहिए और उस विवाह के कायम रहते उस पुत्र का जन्म लिया हो, उस पुत्र ने उस संतान का पैदा हुआ हो, या विवाह अविवाहित रहते हुए विवाह विघटन हो गया, या तो वो विघटन हो गया और विघटन के 280 दिन के भीतर, विघटन के 200 दूसरा कंडीशन हो गया। पहला विद्यमान विवाह से हुआ तो धर्मज पुत्र, और यह विवाह विघटन हो गया और दूसरे 280 दिनों के अंदर उसको कोई पुत्र को जन्म देती है तो उस पुत्र का धर्मज पिता वही माना जाएगा जो विघटन के पहले उसका पति था। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पुनः विवाह यह दर्शित ना किया जा सके कि विवाह के पक्षकार परस्पर पहुँच में नहीं थे। यानी कि मान लो उसका जिसके साथ उसका विघटन हुआ वो सऊदी में था और वो कहाँ पे थी? वो भारत में थी, सऊदी अरब में थी, वो भारत में। तो ये क्या हुआ? दोनों पहुँच से बाहर हैं। प्ली ऑफ एलबी बाई भी इसको 11 से सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलबी बाई से भी 112 को आप जोड़ सकते हैं कि वो उस स्थान पे उपस्थित नहीं था जिसके कारण वो महिला उस गर्भाधारण नहीं कर सकती थी, गर्भधारण नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं, जो केसेस याद कर लें। तो नंबर 2 विधिमान्य विवाह से अगर जो पुत्र पैदा होता तो उसे धर्मज माना जाएगा। विवाह विघटन के बाद अगर कोई पुत्र पैदा होता और शादी के 280 दिन के अंदर पैदा होता
तो उसे धर्मज पुत्र माना जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर पति दिखा देता है कि वह उसकी पहुंच से बाहर था, वह उसकी पहुंच में नहीं था, जिसके कारण वो गर्भाधारण नहीं कर सकती थी, तो वह उसकी धर्मज संतान नहीं मानी जाएगी। अब देखो इसमें निर्णय याद कर लो, 3 केस याद कर लेना, खूब पूछता है। नंबर 1 वेंकटेश्वर लू वर्सेस वेंकट नारायण। ये किसका केस है? 1954 का केस है। किसका? 1954 का। दूसरा कांति देवी वर्सेज पोसीराम। इसको देख लेना थोड़ा केस, ये शायद नाम इसका कुछ चेंज है, मुझे देखना पड़ेगा, ये देखा नहीं था, तो देख लेना, अगर कुछ गलती होगी तो उसको देख लेना। तीसरा चिरूथा वर्सेज सुब्रमण्यम का केस है, सुब्रमण्यम का केस है, ठीक है। ये 2000 का केस है केरल का, ठीक है, ये केरल। 3 केस इसका याद कर लेना, 112 में और कुछ नहीं पढ़ना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, 12 के बाद अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे 113। देखो 2 चीज़ है इसमें, इसको पढ़ना। 113 पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। 213 में एक आया था केस दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम काजी। देवराम काजी 1876 में क्या किया गया? प्रीवी काउंसिल ने धारा 113 को अवैध घोषित किया। तो इसको सेक्शन पढ़ने से पहले ये याद कर लेना, दामोदर गोवर्धन वर्सेस देवराम काजी का वाद जो 1876 में आया, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने धारा 113 को अवैध घोषित किया, ये चीज़ याद कर लेना। दामोदर गोवर्धन वर्सेस देवराम काजी 1876 में प्रीवी काउंसिल ने अवैध घोषित कर दिया धारा 113 को। अब आओ पढ़ो इसकी स्थिति क्या है। राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना है कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य राजा शासक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भाग 3 के प्रारंभ के पूर्व अध्यर्पित किया जाता है। इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्य क्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विद्यमान अध्यर्पण हुआ था। तो इसमें क्या है, शासकीय राजपत्र में वैध विलयन की अधिसूचना, मतलब उसको मिलाया गया, उसको क्या कहते हैं, राजपत्र में किसी क्षेत्र को मिलाया गया, वो किसमें, राजपत्र में अगर प्रकाशित कर दिया गया तो उसे क्या माना जाएगा, निश्चायक सबूत माना जाएगा। नंबर 1 ये पकड़ना। 113 ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र को शासकीय राजपत्र जारी करके अपने मिलाया गया तो वह क्या माना जाएगा, उसको निश्चायक साक्ष्य माना जाएगा, ठीक है। और विलयन क्या हो, ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के किसी भाग का होना चाहिए, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 3 के लागू होने के पूर्व, तो ब्रिटिश शासन वाला इसमें था, इसी वजह से इसे समाप्त किया गया 1876 में। विलयन किसी भी देशी राज्य या किसी देशी राजकुमार या किसी शासक के पक्ष में अधिसूचित होना चाहिए और उपरोक्त परिस्थितियों में गजट अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से विलयन का निश्चायक परिकल्पना की जाएगी। तो इसमें एक चीज़ यह बता रहा हूँ, जो राजपत्र में जो अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को मिलाया जाता तो प्रकाशित किया जाता तो उसे निश्चायक सबूत माना जाएगा। और 113 को पढ़ना है, ये 113 अब बीएसए में नहीं है, बीएसए में इसे हटा दिया गया, ये याद कर लेना। 113 बीएसए में नहीं है, ये याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 113 ए आ जाओ। 113 ए पढ़ा जाए कि क्या कहता है। 113 ए को भी ध्यान से पढ़ना। तो ये वाला याद हो गया ना, 113 जो था वो क्या किया गया, उसे अब हटा दिया गया। 113 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि पहले ही 76 में ही से हटा दिया गया था। चलिए अब 113 ए देखते हैं क्या है। 113 ए पहले ये जानिए, सबसे पहला
113 में क्या क्या चीज़, एक 1983 में जोड़ा गया, नंबर 1। नंबर 2, डेट सहित 25/12/83 में जोड़ा गया, से लागू हुआ। ठीक है, 25/12/83 से लागू हुआ। इसमें कोर्ट क्या करता है, मे प्रिज्यूम करता है, ये याद कर लेना, मे प्रिज्यूम करता है कोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ 113A आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। आत्महत्या का क्या है इस धारा में, आत्महत्या का, विवाहिता को आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ए में क्या है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ये इतनी चीज़ें पहले याद कर लो। अब आओ 113A को अब कहाँ रख दिया गया है वो भी देख लिया जाए। 113A को 117 में रख दिया गया, ये देख लिया जाए BSA में। अब 113A किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया और यह दर्शित किया गया कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष के अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदारों ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय यह मामले को सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले अदालत के सामने क्या सवाल है, सबसे पहले आप न्यायालय के ये 113 पढ़ोगे तो क्या विवाहिता द्वारा आत्महत्या उसके पति या उसके पति के संबंधी द्वारा दुष्प्रेरित करने पे किया गया। ठीक है तो अब देखो इसको मैं अलग तरीके से समझा दे। सबसे पहले क्या देखोगे, अदालत में क्या सवाल है। सवाल क्या है, जो विवाहिता है, विवाहिता ने क्या किया, आत्महत्या, विवाहिता ने क्या किया, आत्महत्या किया है। और आत्महत्या कैसे, पति या उनके संबंधियों के दुष्प्रेरण द्वारा तो नहीं किया है। न्यायालय के सामने या न्यायालय को यह देखना है कि पति या उसके जो रिश्तेदार हैं उनके अबेट करने या दुष्प्रेरण करने के कारण तो उसने आत्महत्या नहीं की। तो अब न्यायालय में क्या दिखाना पड़ेगा, क्या दर्शित करना पड़ेगा, न्यायालय में क्या दर्शित करना पड़ेगा कि जिससे यह साबित हो कि उसके पति या उसके नातेदार ने ही, देखो अब आपके पास मुकदमा आएगा, यहीं से पकड़ो कि क्या क्या चीज़ आप न्यायालय में दिखा के उसको आत्महत्या का विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना साबित करोगे। आप वकील होगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो सुसाइड शादी के 7 साल के अंदर किया गया हो, सबसे पहले ये दिखा देना कोर्ट में। क्या दिखा दोगे, ये। और दूसरा क्या दिखा दोगे अगर दुष्प्रेरण साबित करना है, किस क्या किया गया हो, उसके साथ क्रूरता की गई हो। क्या की गई हो, क्रूरता की परिभाषा 498A में दिया गया हो, तो उसके साथ क्रूरता की गई हो। ये 2 चीज़ जैसे ही आप दिखाओगे, 2 चीज़ जैसे, तो न्यायालय क्या प्रिज्यूम कर लेगा, क्या प्रिज्यूम, अब पढ़ो फिर से सेक्शन, इसको हटा देता। न्यायालय क्या प्रिज्यूम करेगा, देखो दिया, स्त्री आत्महत्या पति या पति के नाते द्वारा दुष्प्रेरित किया या दर्शित किया जाए, क्या दिखाया जाए कि विवाह की तारीख के 7 वर्ष, तो पहला 7 बता दिया, अवधि के भीतर आत्महत्या की उसके पति या नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता की गई थी। तो न्यायालय के मामले सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में यह उपधारणा कर सके कि आत्महत्या उसके पति और पति के नातेदारों द्वारा, तो आपको केवल 2 चीज़ की, उसने 7 वर्ष के अंदर सुसाइड किया है और वो उसने जो आत्महत्या की है वो दुष्प्रेरित किया गया, उसके साथ क्रूएल्टी किया, क्रूएल्टी के कारण उसने क्रूएल्टी से बचने के लिए उसने क्या कर दिया है, आत्महत्या कर लिया। तो ये कौन सा बताता है सेक्शन, 113A बताता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दहेज मृत्यु के बारे में अब आ जाओ, उसके बाद पढ़ा जाएगा, और तो इसमें कुछ जोड़ना है नहीं। देखो इसमें एक चीज और रखो, जो तथ्य की उपधारणा भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। रमेश कुमार का एक वाद आया था जिसमें क्या है, ये भूतलक्षी, देखो 113 भूतलक्षी है तथा यह उन मामलों पे भी लागू होती है जहां अपराध इस धारा के जोड़े जाने के पूर्व, गुरबचन सिंह वर्सेस सत्यपाल, ये याद रख लेना, ये भूतलक्षित धारा, ये बैकडेट से भी लागू होती है। अब आप आ जाओ 113B पे आ जाओ। 113B क्या कहता है
कि अब देखो इसमें 113B में क्या क्या चीज़ जोड़ना है। ये 19 नवंबर 1986 सबसे पहला, वो क्या डेट थी, वो डेट थी 25/12/1983। और ये कौन सी डाटा है, 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986, दहेज मृत्यु को 19 नवंबर 1986 में। और इसमें कौन सा, सेल प्रिज्यूम, 113A में प्रिज्यूम, 113B में सेल प्रिज्यूम, ये दोनों में अंतर। इसमें क्या, दहेज मृत्यु के बारे में, उसमें आत्महत्या के बारे में, इसमें दहेज मृत्यु के बारे में। अब इसमें क्या प्रश्न है वो पढ़ लिया जाए। जबकि प्रश्न यह है, क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है, और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूएल्टी की थी और उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जो 304B में दिया गया, 113B 304B, और फिर उसके बाद 113A 498A, 113A 498A, 113A 498, और फिर उसके बाद दहेज मृत्यु किस में आ जाएगा, 304B में आ जाएगा। तो आई होप इतनी चीजें। अब दहेज मृत्यु के बारे में क्या अवधारणा करेगा न्यायालय, वो देखा जाए। सॉरी, अब देखो इसमें, तो अब देखो क्या है, न्यायालय के समक्ष प्रश्न क्या है कि अभियुक्त ने किसी महिला के का दहेज मृत्यु कारित किया। तो प्रश्न क्या है न्यायालय के सामने, जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित की है। ये प्रश्न बनाओ, ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब ये प्रश्न हो गया, तो अब न्यायालय के सामने ये, तो आप क्या दर्शाओगे कि जिससे ये न्यायालय को लग जाए। नंबर 1 क्या दर्शाओगे कि मृत्यु से शीघ्र पूर्व, मृतक महिला के साथ, मतलब मृत्यु से पूर्व क्या किया गया, क्रूरता किया गया उस महिला के साथ, ये दिखा दोगे। क्रूरता किया गया और उसे क्या किया गया, प्लस तंग किया गया। और नंबर 2 क्या दिखाओगे कि ऐसी क्रूरता या ऐसा तंग किया जाना दहेज की मांग के लिए, ऐसा किसके लिए किया गया, क्रूरता और तंग दहेज की मांग के लिए, दहेज की मांग के लिए किया गया। तब न्यायालय यह परिकल्पना करेगा कि अभियुक्त द्वारा दहेज मृत्यु कारित की गई। दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जो 304B में दिया गया। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में। और इसमें एक चीज़ और याद कर लेना जो मैं छोड़ दिया था, भूल गया था, इसको नहीं बता पाया था। मधु दंडवते की सिफारिश पे जोड़ी गई है 113B, ठीक है, सिफारिश पे जोड़ी गई 113B मधु दंडवते के। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, 113B हो गया, 114 आ जाओ, 113 हो गया, 113B भी हो गया 118 के साथ, इसको 118 के साथ पढ़ लेना, इतनी चीज़ें। अब आ जाओ 114, 114 किसके साथ पढ़ोगे, 114 119 के साथ पढ़ोगे। ये थोड़ी बड़ी धारा है, तो इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताता चला जाऊंगा। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व में उपधारित करेगा, क्या अनुमान मानेगा, किन किन तथ्यों का वो नीचे दिया गया कि कुछ विशेष परिस्थितियां दी गई जिसमें न्यायालय क्या अनुमान लगाएगा। अगर आप जज के रूप में बैठे हो तो इस धारा को पढ़ना, और आप इस धारा के तहत अगर कोई मामला आता तो आप सबसे पहले क्या अनुमान लगाओगे, ये बताया गया। क्या बताया गया कि न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्य के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं पे, सबसे पहले अगर प्राकृतिक घटनाओं पे है, मानवीय आचरण पे है, और लोक और प्राइवेट कारोबार के समान अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्यता समझता है। तो इतनी चीज़ें, कितने, पहले नेचुरल जो घटना है उसको ध्यान में रखेगा, मानवीय आचरण को ध्यान में रखेगा, लोक और प्राइवेट कारोबार को ध्यान में रखेगा। अब क्या है, सबसे पहले न्यायालय उपधारित कर सकेगा क्या कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण ना बता सके
तब तो वह चोर या उसके चुराए हुए माल को जानते हुए प्राप्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट बी, किस्सा अपराधी विश्वसनीयता के योग्य है जब तक तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। ये इसको सतर्कता का नियम भी कहते हैं। इसको बी को सतर्कता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको रेड भी 133 कर लेना, सह अपराधी वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ कि क्या कोई प्रतिग्रहिती या पृष्ठांकित विनिमय पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकित किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी को, ये दो इम्पॉर्टेंट था, उसके बाद जो है ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ। किसी ऐसी चीज़ या चीज़ों की दशा अब भी अस्तित्व में है जिसका उतनी कालावधि से जितनी से ऐसे चीज़ों की दशाएं प्रायः अस्तित्व शून्य हो जाती हैं, लघुत्तर कालावधि के अस्तित्व में होना दर्शित किया जाता। और फिर उसके बाद कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किसी विशिष्ट मामले के कारोबार के समान अनुक्रम में अनुसरण किया गया। ये खूब इम्पोर्टेंट, चा वाला खूब पूछता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है, इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसका दृष्टांत आप लोग पढ़ लेना, दृष्टांत छोड़ दे रहा हूँ। दृष्टांत में जो जो इम्पोर्टेंट वो बता दूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता है पेश नहीं किया जाता, पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता, तो जो उसका क्या करता है, विधारण किए हुए, विधारण मतलब रखे हुए है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। कि क्या कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए विधि द्वारा विवश नहीं है, तो वह उत्तर यदि वह दिया जाता है तो उसके अनुकूल होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों देख लेना। कि जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाला दस्तावेज बाध्यकारी के हाथ में तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है, इसको ऐसे पढ़ लेना। अब क्या कहता है, किंतु न्यायालय यह विचार करने के लिए ऐसे सूत्र जो उसके समस्त विशिष्ट मामलों में लागू होते हैं या नहीं है, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखेगा। इसमें आप दृष्टांत ए पढ़ लेना, दृष्टांत बी पढ़ लेना, जो बता दिया हो इसको पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में बता देना, मैं समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है। चा पढ़ लेना, इसमें छा वाला इम्पोर्टेंट ये पढ़ लेना, और इसमें बस इसमें इतना पढ़ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट धारा पे। अब आ जाओ 114A को अब कहाँ जोड़ दिया गया है, 120 में। आखिरी धारा हो जाएगी ये 120, आज की लास्ट धारा BSA की। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले ये 1983 में जोड़ी गई, ये याद कर लेना। ये कब जोड़ी गई, 1983 में जोड़ी गई। फिर 2013 में इसे नई तरीके से लिखा गया, फिर 2000 नए तरीके से 2018 में फिर संशोधन किया गया। तो इसको तुकाराम के वाद से जोड़ा गया था, ये याद कर लेना, तुकाराम का वाद, तुकाराम का जो वाद था। इतनी चीज़ें याद कर लेना पहले। फिर आ जाओ 114, ये क्या कहता है, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के ना होने के बारे में उपधारणा। क्या कहता है, सम्मति के ना होने के बारे में उपधारणा। तो इसमें 114, इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं वो देख लेता हूँ। शायद कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि 2018 के बाद इसको नहीं बदला गया है। इसमें क्या कहता है, लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ी चेंज कर दी गई है। वो नया वाला BR एक्ट कोई रखे होगा तो उसको खोल लेना। 120 में क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता मतलब IPC जो यहाँ थी, उसमें जो 64, तो 64 मतलब 376 के क्लास 2 में के अधीन बलात्संग के लिए अभियोजन में जहाँ क्या किया जाता है, अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो गया, अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित, ये देखो दिया है, अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो गया हो, तो तब यह प्रश्न है कि क्या वह उस स्त्री जिसके बारे में अभिकथन किया गया, और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री को जिसके बारे में अभिकथित किया गया कि उससे बलात्संग किया गया सम्मत के बिना किया गया है, और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य के में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती कि उसने सम्मत नहीं दी, तो न्यायालय यह उद्धारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी है। तो इसे सेल प्रिज्यूम मानना। 114A सेल प्रिज्यूम है, ये याद कर लेना। तुकाराम वाला वाद है, इसे मथुरा कांड भी बोलते हैं। तो 114 में A में इतनी चीज़ें हो गई।
तो यानी कि अगर वो इस लड़की मना कर दे रही तो माना जाएगा कि उसने कंसेंट नहीं दिया गया था। ठीक है, बाकी और इसमें तो कुछ है नहीं, इतनी चीज़ें आज के लिए काफ़ी हैं। इतनी चीज़ें आज बर्डन ऑफ प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।